हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन को एज ए टोटल वॉर क्यों बोला जाता है। ओके, तो ये वर्ल्ड वॉर वन 1914 से चला और 1918 में ये ख़त्म हो गया। ये 4 साल वॉर चला था। ओके, तो इस 4 साल वॉर में $400 बिलियन का नुकसान हो गया था, जबकि 85 लाख पीपल की जाने गई थी और 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे इस वॉर में, ये 4 साल में। तो इतना बड़ा ये इसका इम्पैक्ट रहा है। ओके, पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई थी इस वॉर में, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस वॉर को एज ए टोटल वॉर क्यों बोला जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस वॉर में जैसे कि यूरोपियन जो कंट्री थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया हंगरी था, रशिया था, ये सब अपने रिसोर्स इस वॉर्स में लगा दिए थे, क्योंकि इस वॉर में अगर जीत जाएंगे तो एज ए डोमिनेंट नेशन उभर के आएंगे हम यूरोप में और उनकी सत्ता हो जाएंगी। इसलिए इस वॉर में उन्होंने बहुत सारे अपने रिसोर्स लगा दिए थे, रॉ मटेरियल्स लगा दिए थे, पैसे लगा दिए थे, कुछ भी करो, वर्कर्स को ओवर टाइम करवा रहे थे। और कुछ मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं था, कुछ भी पार्ट ऐसा बचा नहीं था कि इस वॉर के लिए वो नहीं कर रहे थे। ओके, तो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना ऊपर इस वॉर में एज ए विजेता बन के ही हमें उभरना है, ऐसी उनकी कोशिश थी। रॉ मटेरियल्स वो ये कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फैक्ट्रीज में आर्म्स एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगा दिए थे, वर्कर्स को ओवर टाइम करवा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ये वॉर के दरमियान। तो ये रिसोर्स का वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इस वॉर को जीतना चाहते थे। तो इस वॉर में सोल्जर ही नहीं बल्कि वर्कर्स ने भी बहुत सारा योगदान दिया है, वुमेन्स ने दिया है, कल्चरल ग्रुप में जो कि नेशनलिस्ट की भावना बढ़ा रहे थे लोगों के आम लोगों को। तो न्यूज़पेपर का भी रोल रहा है। तो वर्कर्स का यहाँ पे बहुत सारा रोल रहा है, जैसे कि वो ओवर टाइम कर रहे थे, 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे थे, पैसे कम पर काम ज़्यादा कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे वर्कर्स का भी बहुत सा पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहा है। बैक एंड पे वो बहुत काम कर रहे थे, जैसे कि अपने देश को सपोर्ट करना है। ये हम तस्वीर देख सकते हैं सोल्जर्स के साथ वर्कर की। ओके, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वर्कर का भी क्या रोल रहा था वर्ल्ड वॉर वन में। उसके बाद अगर कॉलोनाइज की बात करें, जो कि यूरोपियन नेशंस ने दूसरे टेरिटरी को हत्या कर उनको कॉलोनाइज बना दिया था, तो वो भी इनडायरेक्टली इस वॉर में कूद गए थे, जैसे कि इंडिया भी कूदा था इस वॉर में ब्रिटेन की तरफ से। ओके, ये इनडायरेक्टली था। ओके, तो इनडायरेक्टली अपने सोल्जर्स भी वर्ल्ड वॉर वन में कूद गए थे, या दूसरे की कॉलोनीज के भी सोल्जर्स इसमें कूद गए थे। मतलब ये यूरोप सेंट्रिक नहीं रहा था वॉर, यूरोप के भी बाहर जो जो कॉलोनीज है वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए गए थे। तो जोग्राफिकल एक्सटेंट से अगर हम देखा जाए तो ये वॉर सिर्फ यूरोप में ही नहीं लड़ा, तो यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था और 100 से ज़्यादा फ्रंट्स पे ये वॉर लड़े गए हैं, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो जोग्राफिकल एक्सटेंट भी इस वॉर का बहुत था और इसके परिणाम बहुत यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, तो यूरोप के बाहर भी इसके परिणाम हो गए थे। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी अभी नई नई उभर के आ रही थी, तो इस वॉर में सबमरीन्स का भी यूज़ हुआ था, एरोप्लेन का भी यूज़ हुआ था, मशीन गन का भी यूज़ हुआ था, टैंक्स का भी यूज़ हुआ था। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो जब जो टेक्नोलॉजी आर्म्स एम्यूनिशंस की थी वो सारे इस वॉर में यूज़ हो गए थे, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लाइक केमिकल वेपन्स, पॉइजनस गैस भी जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो भी इस युद्ध में यूज़ किए गए थे। ये केमिकल वेपन्स या पॉइजनस गैस सोल्जर्स पे ही नहीं तो सिविलियंस पे भी यूज़ किया गया था। जानबूझ के सिविलियंस को भी टारगेट किया गया था इस युद्ध में, ये देख सकते हैं। हम अगर कारगिल वॉर देखा जाए तो ये सिर्फ बॉर्डर पे ही या बॉर्डर के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में ही युद्ध किया गया था। सिविलियन पे इस पर कुछ इफेक्ट नहीं गिरा था। तब इस वॉर में अगर हम देखा जाए तो सोल्जर के साथ साथ बॉर्डर एरिया के साथ साथ सिविलियन को भी टारगेट किया गया था, इसलिए इतने लोगों की जाने गई है, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अगर इम्पैक्ट की बात करें हम, तो इम्पैक्ट को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, इकोनॉमिकल एंगल से देखेंगे और सोशो कल्चर एंगल से भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो जब ये यूरोप में 6 एम्परर्स उभर के आ रहे थे वॉर के पहले, जैसे कि जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर था, रशिया था, ब्रिटेन था,
फ्रांस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया हंगरी भी था। ओके, तो इस वॉर के बाद सिर्फ 2 ही एम्पायर ऐसे बच गए जो डोमिनेट कर सके, बाकी सब वाइप आउट हो गए थे। ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी हार चुके थे। रशिया में भी रेवोल्यूशन चालू हो गया था, तो रशिया का भी बहुत सा बुरा हाल हो गया था। तो इस वॉर के बाद में यूएसए और जापान ही उभर के आए, ये हमें देखने को मिलता है। कौन उभर के आए इस वॉर के बाद? यूएसए और जापान। ओके, बाकी सब इतने लॉस में चले गए थे कि वो उससे उभर पाना भी नामुमकिन था। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे कंट्री एमर्ज होके आए थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गया था, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, जिकोस्लोवाकिया हो गया, जो कि एथनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उभर के आए थे। अल्जीरिया और फिनलैंड को एज ए इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये पॉलिटिकल एंगल से बिफोर और आफ्टर वॉर कि क्या क्या डायमेंशन है ये हमने कवर कर दिए हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस वॉर में $400 बिलियन का नुकसान हो गया था, ये हमें देखने को मिलता है। अब यूरोप की क्या स्थिति हो गई थी? वो एक्सपोर्ट करता था पहले मटेरियल, और वो आर्म रेस में भी कूद गया था। अब वो क्या हो गया था? इंपोर्ट पे डिपेंड रहने लगा था यूरोप, ये हमें देखने को मिलता है। यूरोप की क्या स्थिति हो? अब वो अमेरिका से इंपोर्ट करने लगा था माल। ओके, मटेरियल, बेसिक जो मटेरियल चाहिए वो भी अब वो अमेरिका पे डिपेंडेंट रहने लगे ये यूरोप के नेशंस, ये हमें देखने को मिलता है। और वॉर के पहले जो जो लोन लिए हुए थे अमेरिका से, वो अब वॉर के बाद चुकाना नामुमकिन हो गया था। इससे उनकी परिस्थिति और भी खराब हो गई थी। फैमिन्स आ रहे थे, खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिल रहे थे, लोन्स रिपे नहीं हो रहे थे, कुछ भी ऐसा। ये यूरोप पूरा पीछे चला गया था, जबकि वो रेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये पूरा पीछे चला गया था। अब कल्चरल अगर हम बातें करें तो यहाँ पे 85 लाख लोगों की जाने गई थी, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। मतलब ये पूरा एक जनरेशन वाइप आउट हो गया था। लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं रहा था। ओके, वो अब सिर्फ अपना ही सोच रहा था, अगर भगवान रहते तो इतना नुकसान होता क्या, ऐसे लोग सोचने लगे थे। ओके, भगवान के प्रति उनका प्यार कम हो गया था। ओके, और लोगों को भी समझ में आ रहा था कि ये न्यूज़पेपर में हमेशा वॉर की बातें हो रही थी, तो वॉर क्या रहता है, उसके बाद में परिणाम क्या होते हैं, किसका भला है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे हो गए थे, ये सब लोगों को देखने को मिल गया था। ओके, इस वॉर के बाद हम देख सकते हैं कि वर्कर्स को बहुत सा प्यार मिलने लगा था, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी वर्कर्स लोगों की, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहे थे, अपने देश के लिए काम कर रहे थे, कम पैसे ले रहे थे, और ओवर टाइम के प्रति इन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया गया था। वुमेंस का रिस्पेक्ट बढ़ गया था। अगर आदमी अगर यहाँ पे मेंस अगर युद्ध करने गए तो पीछे सब कारबर या पीछे का सब जो ये था पूरा हैंडल वुमन ने किया था। ओके, वो पीछे जो परिस्थिति छोड़ के गए थे मेंस लोग, वो सब हैंडल वुमन ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। तो वुमेन्स को भी बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा था। अब वो मेन स्ट्रीम में आने लगे थे। उसके बाद में वॉर के बाद में उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। ओके, तो एज ए वुमेन्स को भी एज ए रिस्पेक्ट ये वॉर के बाद मिलने लगी थी, यह हमें देखने को मिलता है। एजुकेशन के बारे में अगर सोचा जाए तो एजुकेशन की क्या कीमत है, क्या हो रहा है, कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और कैसा ये परिणाम हो गया युद्ध का, और युद्ध किस वजह से हुआ, तो एजुकेशन का भी बहुत सारा रोल इसमें है। इसलिए लोगों को एजुकेशन की कीमत समझ में आ गई थी। तो वॉर के बाद में प्राइमरी एजुकेशन को सब्सिडाइज कर दिया था, हायर एजुकेशन को कंपलसरी बना गया था, और इससे आगे वॉर ना हो इसलिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे ये वो एजुकेशन के द्वारा ही समझ में आएंगे। इसलिए एजुकेशन का भी महत्व इसमें बढ़ गया था। तो ये आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 को टोटल वॉर क्यों कहा जाता है और इसके इम्पैक्ट क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।